BC गेम यहाँ पे चलाई जा रही है, जिनमें बहुत सारे ताजर लोग भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा तिजारत नहीं चल रहा है, और लोगों को चाहिए कि उन चीज़ों को देखे कि हम क्या खरीद रहे हैं। अगर हमें डिस्काउंट पे माल मिल रहा है तो कौन सा माल डिस्काउंट पे मिल रहा है। रोज़ बरोज़ ऑनलाइन का सिलसिला बढ़ रहा है। हमारी रियासत जो कभी हुआ करती थी आज यूनियन टेरिटरी है, इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और ये वक्त की भी ज़रूरत है। और इसमें आपका एक बहुत सही एक बात थी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। नाज़रीन, आप सभी का खैर मुकदम है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हाजी मोहम्मद यासीन, जो कि कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है। इनसे हम आज कुछ सवाल करेंगे और इनसे उन सवाल के जवाब देंगे। सर, आपका हमारी चैनल में आपका खैर मुकदम है। शुक्रिया आप लोगों का। आपने जी सर, आपसे आप पहला सवाल जो हमारा होगा कि आपने देखा कि कोविड के बाद यहाँ के जो बिजनेस के हालात हैं किस तरीके से बने हुए हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कोविड भी एक बहुत बड़ा मसला रहा बिजनेस का, जो आप आज का सिनेरियो देख रहे हो। लेकिन उससे पहले ही मुल्क में या तब नई नई यूनियन टेरिटरी बनी हुई थी, तो तब बिजनेस के हालात बुरे थे, और फिर कोविड की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशंस हुई हैं या रिसेशन हुआ है, उस वजह से, और वही सिलसिला आज तक तकरीबन पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल यही बना हुआ है, बल्कि आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मेरे कहने का मकसद है कि जब हम कारोबार की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, तो आज बद से बदतर हालात हुए हैं, जिसका आप कहीं पे भी जाके देखोगे, किसी भी सेक्टर का हाल देखोगे, चाहे वो रिटेलर हैं या चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनी के हवाले से है या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं हमारे यहाँ या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में, जहाँ से यहाँ माल आते रहते हैं, तो उनके हालात भी ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। लेकिन आज ये जो तिजारत का हाल है, ये एक अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। मेरी इंतहा का मतलब है कि हमें लगता है कि हम कल तक ये कह रहे थे कि 30% का बिजनेस है या 40% का बिजनेस है या 20% का, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, स्टैंड स्टिल है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। चलिए, यासीन साहब, आपसे ये भी पूछेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे आजकल वो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, कितने असरात जो है हमारे मतलब जो ताजिर बरादरी पे है, कितने उसके असरात पड़ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल एक मुसल्लह हकीकत है ये कि रोज़ बरोज़ ऑनलाइन का सिलसिला बढ़ रहा है। हमारी रियासत जो कभी हुआ करती थी आज यूनियन टेरिटरी है, इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। कहीं जाके ये एक छोटा बिजनेस होता था, अगर आप आज अपने घर में देखेंगे तो आपको पता नहीं होता है कि आपके घर में रोज़ 3-4 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आप परेशान होते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आईं, क्यों आईं। बड़ा उन लोगों का जो एक नेटवर्क है वो बड़ा आसान सा हो गया। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ दूसरे दिन या तीसरे दिन पहुँच जाती है। वो एक बिल्कुल हकीकत है। उससे हमारे बिज़नेस पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। ऑनलाइन का बिल्कुल असर है। हम आज तक नहीं मानते थे कि कुछ तबका है जो, लेकिन जो शॉपिंग करने वाले हैं, जो माल खरीदने वाले हैं, वो यही तबका होता है जो ऑनलाइन पे चीज़ें खरीद रहा है। हालांकि मैं ये भी यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो माल उनको, ये एक हकीकत है कि जो माल वो दुकानों पे जाके खुद देख सकते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं ले सकते हैं, वो उनको ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं मिलती है। ये भी एक हकीकत है। हाँ, ऑनलाइन से हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। चलिए, आप बात कर रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग से बिल्कुल आप मानते हैं कि इसके बड़े मुझे असरात हैं, लेकिन एक तरफ ये देखिए कि मतलब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जिस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया करते थे या एक शॉप पर 2-2 3 दिन सेल्समैन रखा करता था, तो उन एम्प्लॉयमेंट पे भी कितना असर पड़ रहा है इससे? देखिए, जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग 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 है आज, तो उसमें अगर आपके हमारी जो आज हुकूमत है, वो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो कोई 5 लाख के करीब मुलाजमीन है।
اگر ہمیں دوسرے شعبوں میں دیکھیں اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز اس کے علاوہ ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھیں تو یہ کوئی 6-7 لاکھ کے قریب کا یا 8 لاکھ کے قریب کے لوگ بنتے ہیں، جس میں بینکس ہیں، باقی ساری امپلائمنٹ ہے۔ لیکن جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھو گے، جو ہمارا طبقہ ہے، جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، وہ تقریباً 12 سے 15 لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا کر رہا ہے۔ جی 12 سے 15 لاکھ۔ اب ان لوگوں کو ان کے گھر چلانے بہت مشکل ہے۔ ہماری اس تجارت سے آج ان کی تنخواہیں نہیں نکلتی ہیں۔ تو پچھلے 4 ساڑھے 4 5 سالوں سے سلسلہ یہ ہو رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہمارے لوگ بھی ہمارے جو دکانیں ہیں، ہمارے جو بزنسز ہیں، چاہے وہ ڈسٹریبیوشن شپ ہے یا انڈسٹری ہے یا ریٹیلر ہے، جو یہاں پہ سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہ ریٹیلر کا ہے، جس میں ریٹیل بزنس ہے، جن کو ہم اردو زبان میں دکاندار کہتے ہیں۔ تو وہاں سے جن کے 4 تھے وہ 2 رہ گئے، جن کے 8 تھے وہ 6 رہ گئے، جن کے 20 تھے وہ 10 رہ گئے۔ تو اسی طرح وہ تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی 4 ساڑھے 4 5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تجارت نہیں چل رہا ہے۔ جی یاسر صاحب، جہاں پہ ہم آن لائن شاپنگ کی بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے کہ کہیں لوگوں نے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کچھ کمپلینٹس آپ کے پاس بھی آئی ہوگی کہ جو ہی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ایک کر لیتے ہیں تو پروڈکٹ دوسرا آتا ہے، ریٹ کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو کیا لوگوں کو چاہیے کہ مطلب اس سے وہ باز آئیں؟ آپ کی بالکل، کیا ایڈوائس رہے گی؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ میرا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ایک چیز لگتی ہے کہ ہم نے جو آن لائن خریدا ہے یہ سستی چیز ہے، لیکن کسی بھی صورت میں جب آپ فزیکلی دیکھیں، دنیا میں بھی ورنہ ایسا ہوتا، جب آپ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم جو بڑے ایڈوانس ملک ہیں، اگر آپ ادھر بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی فزیکل شاپنگ ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ، اگر ہم یورپ کو لے لیں، اگر ہم آسٹریلیا کو لے لیں، اگر ہم باقی ملکوں کو لے لیں، تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آن لائن 100% نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وہاں پہ جو لوگ مال خریدنے والے ہیں، جو روزمرہ کا چیزیں خریدنے والے ہیں، وہ بھی فزیکل شاپنگ ہی کرتے ہیں۔ اور میری بھی یہاں پہ ان لوگوں سے بھی جو ہمارے ہیں یا باہر خریدنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپ فزیکلی کیسے مال دیکھو گے؟ آپ کو بھی لگتا ہے روز آئے دن آپ بھی سوشل میڈیا پہ یہی خبریں دیکھتے رہتے ہو کہ ہم نے یہ منگایا تھا، وہاں سے یہ چیز آ گئی، اور ایسا ہوگا۔ دیکھیں نا، اتنا ڈفرنس نہیں ہو پائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپنی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو یہ سارا کچھ بیچتے ہیں، تو ان کے پاس اتنے ریسورس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، جو صدیوں سے یہ ہمارے جو دکاندار ہیں، کام کرنے والے ہیں، کیونکہ فیکٹری سے ان کو بھی مال آتا ہے، فیکٹری سے ہمیں بھی مال آتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فریش مالز ہوتے ہیں، جیسے 2024 کا مال ہے، ہمارا سمر کا الگ آتا ہے، ونٹر کا الگ آتا ہے۔ ایسے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں گے تو یہ اسی سال کا اس پہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 5-6 سالوں سے یہ ایک گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے اس میں مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھنی ہے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھو گے، میں یہاں پہ وثوق سے ان کو کہتا ہوں کہ اس پہ کافی مالوں پہ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ڈیٹ بھی ہوتی ہے تو وہ بہت پیچھے والی ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو وہی وجہ ہے کہ جو انسولڈ مال ہوتے ہیں کمپنیز کے، وہ زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انسولڈ جو کمپنیز کے مال ہوتے ہیں، وہ لاٹس کے حساب سے جو بیچنے والے ہیں ان کے پاس چلے جاتا، اور پھر وہ سارے ملک میں بیچتے ہیں، ساری ریاستوں میں بیچتے ہیں، اور پھر جو یونین ٹیریٹری ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی مال آتا ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھے کہ ہم کیا خرید رہے ہیں۔ اگر ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ مال مل رہا ہے تو کون سا مال ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جی یاسین صاحب، اگر ہم ٹورزم کی بات کریں گے، جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہری سری نگر یا ہم ساؤتھ کشمیر کو لے لیجیے، آپ جو بھی لوگ جو آتے ہیں وہ یا تو سری نگر کا رخ کرتے ہیں یا ساؤتھ کشمیر کا رخ کرتے ہیں، کہ کیا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ٹورزم کو جو ہے کہ مطلب اس کو، جیسے ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں گے، بنگس ویلی کی بات کریں گے، کمان پوسٹ ہے وہاں پہ، کیا ان جگہوں پہ بھی ان ٹورسٹ لوگوں کو نہیں لانا چاہیے میپ پہ؟ بالکل یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ آج کل یا پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ پہلگام چلے جاؤ گے، یا آپ گلمرگ چلے جائیں گے، یا آپ سونمرگ کی طرف رخ کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو
ह्यूज रश मिलेगा और वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे गाड़ियाँ बंद रहती हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं। और ये एक हकीकत है कि अगर इस चीज़ को, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम उन जगहों पे चले जाएं तो बिल्कुल बन सकता है। इसमें मुझे लगता है कि हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जो इस साल हमने टूरिस्ट का रश देखा काफ़ी मुद्दों के बाद हमने टूरिज़्म को इतना अच्छा देखा, और हमने यहाँ के होटलियर्स को देखा, और लेकिन हमने टूरिज़्म को, जो टूरिस्ट हैं उनको ये भी देखा कि वो ट्रैफिक जैम्स में 6-6 7-7 घंटे जाके फिर कहीं पहलगाम या सोनमर्ग या गुलमर्ग या किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि इन सारी चीज़ों को देखें। मुझे लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं गौर किया होगा जो हमारे यहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हजरात हैं या ख़ुद गवर्नर साहब हैं। उन्होंने इन चीज़ों को देखा होगा कि इतना ज़्यादा रश क्यों हो रहा है, इसको हम कहीं और लेके जा सकते हैं या और डेस्टिनेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। जो यहाँ पे कुदरत की तरफ से डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और ये वक्त की भी ज़रूरत है। और इसमें आपका एक बहुत सही एक बात थी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, क्योंकि एक ही जगह पे छोटी सी जगहें हैं, वहाँ पे अगर कहीं गुंजाइश है कोई 20,000 लोगों की, अगर वहाँ 60,000 लोग चले जाएं तो वहाँ का भी निज़ाम ख़राब हो सकता है। वहाँ का वो जो आप ट्रैफिक जैमिंग देख रहे हो, बिल्कुल इसमें होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और इस पे आज हुकूमत को, हालांकि हमारे ड्यूकाम साहब इस पे नज़र रख सकते हैं, वो ज़िम्मेदार हैं। जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को देखिए और आगे जाके जो इसके ज़िम्मेदारान हैं ये बातें वहाँ तक आप पहुँचाइए, और नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करें। और वहाँ पे पीछे एक आर्डर आया हुआ है, मुझे लगता है कि होटलियर्स बनने वाले हैं, बल्कि 5 स्टार होटल्स की भी बातें हो रही हैं। 6, 7, 8 या 10 की गुंजाइश है। वो होंगी, लेकिन उससे 5 स्टार में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका एक हल, जो ट्रैफिक जैमिंग का हल निकलना है, तो वो वही छोटी छोटी जगहें जो है उनको एक्सप्लोर करे जाएं, और जो भी टूरिस्ट आता है तो वो उन जगहों पे भी जा सकते हैं। यासिन साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मेरे जहन में आ गया कि आप भी देख रहे होंगे कि एक बीसी गेम यहाँ पे चलाई जा रही है, जिनमें बहुत सारे ताजर लोग भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और कई ताजर लोगों ने कि अपनी दुकानें भी खाली करवा दी या अपनी दुकानें भी उन्होंने बेच डाली सिर्फ उस बीसी गेम के लिए। एक ताजिर बरादरी के आप लीडर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि जो लोग इस बीसी गेम का हिस्सा बने हुए हैं? जी। देखिए, हमारे पास पिछले 2-3 सालों से ऐसा सिलसिला, हमारे पास भी लोग आते हैं कि हमारे सेल्समैन ने या हमारे बच्चे ने जो जो ये दुकानदार हजरात हैं, क्योंकि असल में एक जहन ना मुंतशिर हो जाता है। जब आपके पास तिजारत नहीं होता है तो आपका जहन मुंतशिर हो जाता है, तो फिर जाके ये लोग वहाँ पे देखते हैं कि शायद इन जगहों पे हम अपना तिजारत सही कर सकते हैं। हम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमने हमारे घर के जो खर्चे हैं उससे निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये गैम्बलिंग है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको तिजारत नहीं करते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केस हमारे पास भी आए। उनकी मुश्किलात हैं, उन्होंने बैंक का पैसा देना था, उन्होंने इन चीज़ों में पैसे उड़ा दिए हैं। तो बिल्कुल ये एक माशरे में एक बदनुमा दाग सा है, और नहीं चाहिए उन लोगों को। दुकानदार जो अपनी रोज़ी रोटी कमाता है और अपनी इज्जत से अपने घर को चलाता है, उनके घर बड़ी इज्जत से चलते थे। हाँ, आज आपका तिजारत नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसा इकदाम उठाएं जिससे हम अपना अपना जो हमारा जो असासा है उसको ख़त्म करें, या आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है या आपके व्यापारियों का पैसा फंसा हुआ है, तो आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके फिर आप अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से भाग जाएंगे। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मेरी दुकानदार हजरात से बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि अगर आप खुद नहीं करते हो, आपका बच्चा कर रहा है या आपका सेल्समैन कर रहा है या कोई और ऐसा कोई शख्स है जो आपके बिज़नेस के साथ वाबस्ता है, इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसमें किसी का भी नफ़ा नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नफ़ा होगा जो ये चीज़ें चलाते हैं, बल्कि ये इसको हमने खुद देखना है
अपने सारी जिम्मेदारियां उठा के एडमिनिस्ट्रेशन पे या किसी और पे नहीं हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। जैसे हम हसास लोग हैं, जो तिजारत करने वाले हसास क्यों होते हैं? वो रियासत का, यूनियन टेरिटरी का, मुल्क का एक टैक्स जमा करने वाले लोग होते, तो हम उनको हसास इसीलिए कहते हैं। हसास उनकी एक इज्जत होती है। जब वो उस शख्स तक उस हद तक ये मुल्क के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, रियासतों के लिए पैसा जमा करते हैं, तो हमारे यहाँ भी उनको चाहिए कि वैसा ही देखना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें जिससे हमको नुकसान होए और जिससे हमारा अपना विकार, अपना नाम खराब हो जाए, और यही आगे जाके हमारी एक जो हमारे बाप दादों ने हमें ये बिज़नेस दिया हुआ है और उसको हम ख़राब कर रहे हैं। मेरी बहुत गुजारिश है उन लोगों से कि ऐसी चीज़ें ना करें। आप तिजारत पे ध्यान दें। आज अगर एक तिजारत आपसे नहीं चल रहा है तो ऐसी कोशिशें आप घर में करते रहिए, आप मशवरे करते रहिए, आप हमारे पास आइए, आप अपने दोस्तों के पास चले जाइए, आप अपनी बाजार कमेटियों में चले जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो आज हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस को चेंज करके लेकिन हम हलाल की रोजी कमाएंगे। ये बुरी चीज़ें हैं और इसका नतीजा भी बुरा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ बात करने के लिए हाजी मोहम्मद यासीन, जो कि कश्मीर ट्रेड फेडरेशन और मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के ट्रेड लीडर है, प्रेसिडेंट है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ चैनल में आया करेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।